हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी जो कि है कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अभी तक बेटा हमने दो थ्योरीज को पढ़ा है। एक हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है और एक हमने वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ी है। अभी बेटा हम जितना भी सिलेबस कवर कर रहे हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है, क्योंकि आपका जब सीटेट का एग्जाम होता है सीडीपी का स्पेशली, तो आप देखेंगे अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो बेटा हर साल इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यदि आप ये टॉपिक्स करके चले जाते हैं तो आउट ऑफ 30 बेटा 6 to 8 मार्क्स आपके इन थ्योरी को करने से ही पक्के हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है थ्योरीज को, और साथ में आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई है वीडियो के लास्ट में, ताकि आपको आपके जो टॉपिक है उस पर क्लैरिटी मिल सके। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि जो खोलबर्ग की थ्योरी थी बेटा, ये किसके ऊपर थी? मोरल डेवलपमेंट के ऊपर थी। मोरल मतलब बेटा नैतिकता। यानी कि नैतिकता क्या होती है? नैतिकता हमें बेटा बताती है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। यानी कि जो हमारे को डिसीजन लेने में हेल्प कर सके कि हमें क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसका जो मोरल रीजनिंग का ग्राउंड होता है वो भी बदलता चला जाता है। इसी के बारे में हम बात करेंगे हम हमारी आज की क्लास में, कॉलबर्ग्स की थ्योरी के अंदर, कि किस तरीके से बच्चे की जो मोरल रीजनिंग होती है, किस तरीके से वो अपने जो डिसीजन उसने लिया है, उसका जो वो तर्क दे रहा है, वो किस तरीके से समय के साथ सोसाइटी के साथ उसका बदलता चला जाता है। तो बेटा कॉलबर्ग ने क्या करा है? कॉलबर्ग ने अपनी जो ये थ्योरी दी है वो बेटा 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस में दी है। किसमें दी है? 3 लेवल्स, 3 लेवल दिए हैं इन्होंने, और 6 स्टेजेस दिए। ठीक है, तो आज हम बेटा इन्हीं 3 लेवल्स के बारे में और 6 स्टेजेस के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तीनों लेवल और 6 स्टेजेस बेटा बहुत जरूरी हैं, और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर इनके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि मोरल डेवलपमेंट क्या होता है। मोरल डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चे के अंदर मोरल रीजनिंग का डेवलपमेंट होना, यानी कि डिसीजन जो बच्चा ले रहा है उसका डेवलपमेंट होना। डिसीजन कैसा? कि कोई काम उसे करना है तो वो कैसे करना है, क्या सही है उसके लिए, क्या गलत है, इसी चीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा ये जो हमारी थ्योरी थी, कॉलबर्ग की थ्योरी थी बेटा, इन्होंने जीन पियाजे की जो थ्योरी थी उसी को एक्सटेंड किया था। लेकिन डिफरेंस ये था बेटा, जो जीन पियाजे की थ्योरी थी उनका जो फोकस था वो बच्चे का एक्टिविटी पे था, कि बच्चा किस तरीके से अपने आप को एक्टिव करके चीजों को सीखता है। जो हमारी कॉलबर्ग की थ्योरी थी वो कंप्लीटली किस पे बेस्ड थी? मोरल डेवलपमेंट पे। यानी कि हम ये कह सकते हैं इन्होंने एक ही पॉइंट को लेके अपनी थ्योरी दी है, वो है क्या? मोरल डेवलपमेंट के ऊपर। यहां तक समझ में आया? हमेशा बेटा एक बात याद रखिएगा, जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एक लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे जैसे हमारा जीवन बढ़ता है वैसे वैसे हम चीजें सीखते चले जाते हैं, हमारे अनुभव बढ़ते चले जाते हैं, और हमारे अनुभव के हिसाब से हमारे अंदर सही डिसीजन और गलत डिसीजन को लेने की क्षमता भी बढ़ती चली जाती है। अक्सर आपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि हमारी उम्र तुमसे ज्यादा है, हमारे अंदर तुम्हारे से ज्यादा तजुर्बा है, हम आपको ज्यादा अच्छे से गाइडेंस दे सकते हैं। तो यही होता है बेटा, एक कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जो इंसान का उसके एक्सपीरियंस के साथ, उसके समय के साथ बढ़ता चला जाता है, और उसके अंदर सही और गलत डिसीजन लेने की क्षमता भी बढ़ती चली जाती है। इसकी बेटा हम आगे स्टेजेस और लेवल्स पढ़ने से पहले एक स्टोरी सुनेंगे। बहुत अच्छी स्टोरी है, और इसका जवाब बेटा आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग क्या है। बेटा एक आदमी था जिसका नाम था हेंस। ठीक है,
उसकी जो वाइफ थी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसकी वाइफ को कैंसर हुआ था। तो डॉक्टर ने उन्हें हेन्स को एक स्पेशल ड्रग लाने के लिए बोला, जो कि कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था सिवाय एक शॉप के। सिर्फ एक शॉप जो कि उस हॉस्पिटल के पास थी, वहां पर ये ड्रग अवेलेबल था। जब हेन्स वहां उस फार्मासिस्ट के पास पहुंचा उस ड्रग को लेने के लिए, तो बेटा उस जो फार्मेसी का जो ऑनर था, उसने उस ड्रग के जो रेट थे वो 10 गुना बढ़ा के रखे थे। यानी कि यदि वो जो ड्रग आपका 10 रुपए का था, तो उसने बेटा उस ड्रग के रेट क्या कर रखे थे, 100 रुपए कर रखे थे। या मैं इसको डॉलर में कह देती हूँ, $10 की चीज उसने $100 में कर रखी थी। अब जब बेटा क्या हुआ, हेन्स इस शॉपकीपर के पास गया, इस फार्मासिस्ट के पास गया कि मुझे दवाई चाहिए, तो उसने बताया कि आपको $100 लाके देने पड़ेंगे। तो फिर हेन्स ने क्या करा, अपने सभी गेस्ट से, अपने सभी रिलेटिव से पैसे इकट्ठा करे, अपने सारे पैसे इकट्ठा करे, बट एनी हाउ बेटा वो सिर्फ उसका जो 50% अमाउंट था वही इकट्ठा कर पाया। यानी कि बेटा $50 ही वो इकट्ठा कर पाया। वो फिर से फार्मासिस्ट के पास गया, उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ $50 ही हैं, आप अपनी प्राइस के आपने जो प्राइस है दवाई के वो कम कर दीजिए और मुझे ये दवाई दे दीजिए। मुझे इस दवाई की बहुत जरूरत है, वरना मेरी जो वाइफ है वो मर जाएगी। लेकिन ये फार्मासिस्ट नहीं माना और उसको दवाई नहीं दी। अब बेटा ये जो हेंस था, इसके अंदर आ गया एक मॉरल डायलेमा कि वो क्या करे। उसके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो अपनी वाइफ को मरने दे सकता था, और या फिर वो क्या कर सकता था, उस दवाई की चोरी कर सकता था। ठीक है, उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो अपनी वाइफ को मरने दे सकता था, या वो उस दवाई की चोरी कर सकता था। जब बेटा वो शॉपकीपर यानी कि जो फार्मासिस्ट था वो इधर उधर हुआ, तो इस हेन्स ने क्या करा, उसके जो दुकान थी, दुकान का शीशा तोड़ के बेटा उसने उस दवाई को चुरा लिया और जाके डॉक्टर को उसने दे दिया, जिससे कि उसकी वाइफ की जान बच सके। तो बेटा अब आप मुझे बताइए कमेंट में कमेंट करके कि हेन्स ने क्या किया, क्या उसने सही किया चोरी करके या गलत किया। तो बेटा यही होती है मोरल डायलेमा कि स्थिति, इंसान के अंदर डिसीजन लेने की स्थिति जो होती है कि क्या सही है क्या गलत है, यही हमारे इसी के बारे में कौन बताते हैं, हमें कॉलबर्ग बताते हैं। मुझे बेटा कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग हेन्स ने चोरी करके सही किया या गलत किया और क्यों। ठीक है, चलिए। अब बेटा जो कि कॉलबर्ग ने हमारे को क्या बताए थे बेटा, 3 लेवल्स बताए थे। याद रखिएगा 3 लेवल्स थे और 6 स्टेजेस थे। ठीक है, तो बेटा 3 लेवल्स कौन कौन से थे, प्री कन्वेंशनल लेवल, पहला लेवल कौन सा था, प्री कन्वेंशनल लेवल, जो बेटा ज्यादातर बच्चों में 4 से 10 साल के बीच में देखने को मिलता है। दूसरा था बेटा कन्वेंशनल लेवल, 10 से 13 साल के बीच में। और बेटा उसके बाद जो होता है 13 साल के बाद हमारा आ जाता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये तो अंदाजन हमें बताया गया है, ठीक है, बट इसको इससे यहाँ पे एज से क्वेश्चन नहीं आता कि क्वेश्चन कहाँ से आता है कि आपके किस लेवल के अंदर किस तरह का मोरल डिसीजन लेता है बच्चा, ये आता है। तो हमारे बेटा 3 लेवल होते हैं। पहला क्या होता है, प्री कन्वेंशनल लेवल, फिर आता है कन्वेंशनल लेवल, और फिर उसके बाद आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट का मतलब होता है बाद में और प्री का मतलब होता है पहले, और कन्वेंशनल लेवल तो है ही। तो यहाँ तो आपको बेटा याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, PCP इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बेटा एक एक करके बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम इसके अंदर किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। बेटा प्री कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो जो डिसीजन लेता है वो या तो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए लेता है या अपने फायदे के लिए लेता है। क्योंकि बच्चा छोटा है, वो दो ही चीजों के लिए लेता है डिसीजन, उसका जो सही गलत होता है वो केवल दो चीजों पे निर्भर करता है। या तो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए, वो कोई काम सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पनिशमेंट ना मिले, या फिर इसलिए करता है वो कोई काम कि जिससे क्या हो उसको एक्सचेंज में कुछ उसको फेवर मिले। अभी हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे आगे।
उसके बाद जब हम बेटा कन्वेंशनल लेवल के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे जो बच्चा काम कर रहा है, वो एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए काम करता है, एक अच्छा फेम बनाने के लिए काम करता है, अपनी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए काम करता है। ठीक है, जैसे गुड बॉय एटीट्यूड होना, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काम करता है। जब बेटा वो पोस्ट कन्वेंशनल में पहुंचता है, तो वहां पे जो बेटा वो काम करता है, वो इंडिविजुअल राइट्स को ध्यान में रखते हुए काम करता है कि किस इंसान के क्या राइट्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए वो सही और गलत डिसीजन को लेता है। अब बेटा हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने भी आपको बताया कि 3 लेवल्स होते हैं और हर एक तीनों लेवल में क्या होती हैं, दो स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्री कन्वेंशनल लेवल की। किसकी बात करेंगे, प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें बेटा हमारी 2 स्टेज आती हैं। पहली स्टेज होती है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ठीक है, और दूसरी स्टेज होती है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। एक एक करके बात करते हैं। बेटा जो हमारी स्टेज 1 होती है, उसके अंदर क्या होता है, बच्चा कोई भी कार्य करता है या कोई भी काम करता है, वो सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि उसे अपने बड़ों का बात माननी होती है या फिर उसे कोई पनिशमेंट ना मिले, इसलिए करता है। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी ने बोला कि तुम बाहर से जाके मेरे लिए सामान ला दो। अगर तुम बाहर से सामान लेके आओगे, तो मैं तुम्हारे को क्या बोलते हैं, आपको पिटाई करूंगी। अगर आप मेरे लिए सामान नहीं लेके आओगे, तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। तो बच्चा क्या करेगा, उस पिटाई से बचने के लिए वो मम्मी को बाहर से सामान लाके दे देगा। टीचर्स होते हैं, स्कूल में बोलते हैं, जो बच्चे कल को ये काम नहीं करके लाए, होमवर्क नहीं करके लाए, उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, होमवर्क करता है। तो इसमें बच्चा कोई कार्य कर रहा है, सही सही गलत का जो वो डिसीजन ले रहा है, वो किस लिए कर रहा है, या तो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट के लिए या फिर पनिशमेंट से बचने के लिए। ठीक है, और बेटा ये ज्यादातर जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है। वो क्या करते हैं, पनिशमेंट से बचने के लिए अपने सही गलत का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है बेटा नेक्स्ट स्टेज, स्टेज 2। नाम से ही पता चल रहा है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसको बेटा कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि इसमें बच्चा हमारा वही काम करता है जो उसकी और सामने वाले दोनों की नीड को सेटिस्फाई कर सके। यानी कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा क्या कहता है कि तुम मुझे होमवर्क में हेल्प कर दो, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें होमवर्क में तभी हेल्प करूंगा जब तुम मुझे भी होमवर्क में हेल्प करोगे। या फिर क्या बोलते हैं, कोई बच्चा कहता है कि तू मुझे ये चीज ला के दे दे, वो कहता है कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, वो दूसरे को तो हेल्प कर रहा है, साथ में उसमें अपना बेनिफिट भी देख रहा है, यानी कि उसका भी भला हो, अपना भी भला हो। स्टेज 2 वाले बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो हमेशा इस बात पे ध्यान देते रहते हैं, कर भला और हमारा भी भला, उसका भी भला और अपना भी भला, उसको भी हेल्प मिल जाए और अपने भी काम हो जाए। इस तरह का ओरिएंटेशन बच्चे के अंदर रहता है। जैसे कि बच्चे घर के अंदर काम करते हैं, हेल्प करते हैं पेरेंट्स को, ताकि उन्हें क्या मिल सके, रिवॉर्ड मिल सके, लाइक चॉकलेट मिल सके, टॉफीज मिल सके, या कुछ भी जो वो चाहते हैं। तो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट इन एक्सचेंज में वो कुछ ना कुछ चाहते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, अपने क्लासमेट को हेल्प कर रहा है, ताकि फ्यूचर टेस्ट में उसको भी उसका क्लासमेट हेल्प कर सके। ठीक है, तो ये स्टेज 2 के बच्चों के अंदर आता है, वो तभी दूसरे का काम करते हैं या कहना मानते हैं जब बदले में उनको भी कुछ मिल रहा होता है। तो बेटा ये है हमारे प्री कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट आता है कन्वेंशनल मोरालिटी। ठीक है, कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर आते हैं बेटा 2 स्टेज। पहला स्टेज होता है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, या फिर कह सकते हैं गुड बॉय या गुड गर्ल ओरिएंटेशन, और एक आता है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर।
पहले हम समझते हैं गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन या फिर गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, स्टेज 3 के बच्चे क्या चाहते हैं, वो यहाँ पे किसी भी कार्य को इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें एप्रिसिएशन मिल सके। लाइक ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो बहुत अच्छी बच्ची है। वो मतलब अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं दैट दे आर गुड, वो बहुत अच्छी हैं। देखिए स्टेज 2 में वो तभी कोई काम कर रहे थे जब उसे बदले में कुछ मिल रहा था। लेकिन स्टेज 3 के अंदर वो बदले में कोई रिवॉर्ड नहीं चाहते, बल्कि क्या चाहते हैं, प्रेज़ चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि सामने वाला ये कहे कि ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, या फिर ये बहुत अच्छी बच्ची है, या फिर उसके साथ क्या करना चाहते हैं, वो एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। जैसे कि ये गर्ल जो है ये इसको अपने टॉयज़ दे रही है ताकि इसको क्या मिल, ये इसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सके। ये इसको होमवर्क में हेल्प कर रही है ताकि इन दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बन सके, ताकि ये दिखा सके कि हाँ वो कितनी हेल्पफुल है और कितनी काइंड है, और वो बता सके कि वो कितना अच्छा फ्रेंड है। तो यहाँ पे क्या है, ऑल अबाउट प्रेज एंड रेपुटेशन। वहाँ यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, एक रेपुटेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है अपने सोशल सर्कल के अंदर, अपने पेरेंट्स, पीयर्स, फ्रेंड्स सबके साथ। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेज 4, जिसमें हम बोलते हैं मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। इसके अंदर बेटा हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो लॉस एंड रूल्स को ध्यान में रखते हुए लेते हैं। यहाँ पर इस स्टेज के अंदर बच्चे के लिए अगर कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो वो होता है लॉस और रूल्स का पालन करना। लॉस और रूल्स ही उसके लिए सब कुछ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक एडल्ट है, वो क्या कर रहा है, वो गाड़ी चला रहा है, रोड बिल्कुल खाली पड़ी है, लेकिन तब भी वो क्या कर रहा है, ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा, बल्कि जो एक हमारी लिमिट होती है उसी लिमिट के अंदर अपनी कार या अपनी बाइक चला रहा है। क्यों चला रहा है, क्योंकि वो लॉज एंड रूल्स को क्या करता है, पालन करता है, उनकी वैल्यू करता है। ठीक है। एक इंडिविजुअल है, वो क्राइम देख के अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी ड्यूटी है कि अगर कहीं पे भी क्राइम हो रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन हायर अथॉरिटी को पहुंचनी चाहिए। एक टीचर है, एक बच्चा है, वो टीचर की इंस्ट्रक्शन मानता है, चाहे उसे कुछ समझ में आए या ना आए। तो क्यों, क्योंकि टीचर क्या है, उसकी हायर अथॉरिटी है और टीचर की बात मानना उसका लिए उसका कर्तव्य है। ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है बेटा, इसमें हम पर्सनली क्या चाहते हैं वो मैटर नहीं करता, बल्कि लॉ एंड रूल्स क्या है वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट और बेटा लास्ट लेवल है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। यानी कि ये बेटा बहुत हायर लेवल होता है, और यहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, स्टेज 5 के अंदर स्टेज 5 आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। इसके अंदर क्या होता है बेटा, बच्चे को ये समझ में आने लगता है, एक एडल्ट को ये समझ में आना लगता है कि लॉज एंड रूल्स जरूरी हैं, लेकिन जो लॉज एंड रूल्स हैं वो लोगों की हेल्प करने के लिए ही बनाए गए हैं। और यदि कोई लॉ और कोई रूल आपके लोगों को हेल्प नहीं कर रहा है तो उसको चेंज करना जरूरी है। यानी कि वो क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे लॉज और रूल्स को चेंज करने की बात कर रहा है, लेकिन सोसाइटल फ्रेम के अंदर, सोसाइटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रह के, सोसाइटी के फ्रेम के अंदर रह के उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। वो कहता है कि हमारा जो अगर कोई ऐसी चीज है जो इंडिविजुअल राइट्स को तोड़ रही है, उसके जो राइट्स हैं उसके साथ खेल रही है, तो उसको चेंज करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने बेटा अभी हिंस की स्टोरी पढ़ी थी, तो हिंस ने क्या किया था, अपनी वाइफ को बचाने के लिए बेटा कुछ पैसों का अरेंजमेंट किया था, और वो जो एक्चुअल दवाई थी, कॉस्ट थी, उससे उससे काफी ज्यादा अमाउंट थी, लेकिन तब भी फार्मासिस्ट ने उसे वो नहीं दी। तो बेटा इस केस में क्या है, लीव टू लाइफ, देखिए ह्यूमन राइट कहता है कि जीने का अधिकार हर इंसान को है।
तो इस तरह के केसेस में क्या होता है बेटा, सो स्टेज 5 वाला जो बंदा होता है वो क्वेश्चनिंग करता है अपनी अथॉरिटी से कि इसके अंदर चेंज आना चाहिए। जो दवाई की कॉस्ट है वो एक लिमिट तक ही हाई होनी चाहिए, क्योंकि जीने का अधिकार तो सबको है, फ्रीडम का अधिकार सबको है। तो ऐसी चीज जो इंसान के इंडिविजुअल राइट्स के साथ छेड़छाड़ करती हो या उसके जो राइट्स हैं उस अधिकार को छीनती हो, वहां पर बेटा चेंजेस लाने जरूरी हैं। उन लॉज में, उन रूल्स के अंदर चेंजेस लाने जरूरी हैं। यहाँ पे जो बच्चा है वो फेयरनेस और इक्वलिटी की बात करता है, अथॉरिटी से क्वेश्चन करता है, जो मोरल एब्सोल्यूट्स होते हैं उन्हें पहचानता है, इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर वो ध्यान देता है। फिर सबसे बेटा लास्ट स्टेज आती है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या होता है बेटा, बच्चा जो होता है, बच्चा तो रहता नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली जो एडल्ट होता है वो क्या करता है बेटा, इररिस्पेक्टिव ऑफ, उसके लिए क्या है यहाँ पे, बस जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स, उसके लिए तीन चीज हैं। यही तीनों एथिकल प्रिंसिपल्स हैं और इसी के बेस पे वो क्या करता है, अपनी गाइडलाइंस बनाता है जो हमारे यूनिवर्सली अप्लाई होती हैं। ठीक है, देखिए दोनों स्टेजेस के अंदर एडल्ट क्या कर रहा है, चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टेज 5 के अंदर बेटा वो एक सोसाइटल फ्रेम के अंदर रहकर चेंज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन स्टेज 6 के अंदर जब वो पहुंच जाता है तो वो क्या करता है बेटा, उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके ऊपर केस हो सकता है, वो जेल जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इस केस के अंदर, लेकिन जो चीज उसको चेंज करवानी है, जो चीज चेंज होनी चाहिए यूनिवर्सली, जो चीज चेंज होनी चाहिए एथिकली, वो उसके लिए लड़ता है। तो बेटा स्टेज 6 तक ज्यादातर लोग नहीं पहुंच पाते हैं। अभी बेटा स्टेज 5 और स्टेज 6 के अंदर थोड़े से बच्चों को कंफ्यूजन होगा, तो मैंने यहाँ पे एक की डिफरेंसेस लिखे हैं जिससे आपको ये क्लैरिटी मिल जाए दोनों स्टेज में क्या फर्क है। देखिए स्टेज 5 जो होती है वो बेटा सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स और इंडिविजुअल राइट्स की बात करती है स्पेसिफिक सोसाइटी के अंदर, जबकि जो स्टेज 6 है बेटा वो पूरी ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए बात करती है। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो स्टेज 5 बेटा फेयरनेस और जस्टिस के ऊपर बात करती है एक सोशल फ्रेमवर्क के अंदर, जबकि बेटा जो स्टेज 6 होती है वो जस्टिस, इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर बात करती है। अगर हम लॉ से ध्यान में देखें तो बेटा स्टेज 5 कहती है कि बिलीव लॉज शुड बी रिस्पेक्टेड इफ दे आर फेयर एंड अपहोल्ड इंडिविजुअल राइट्स। ये कहते हैं लॉज का रिस्पेक्ट करना चाहिए अगर वह सही है और इंडिविजुअल राइट्स को वो क्या कर रहे हैं, अपहोल्ड कर रहे हैं, यानी कि इंडिविजुअल राइट के लिए वो खड़े हैं। लेकिन स्टेज 6 कहती है कि अगर आपके आपके जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो हम लॉ को चैलेंज करेंगे, यानी कि वो लॉ को चैलेंज करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो सो फार बेटा हमने क्या पढ़ा, हमने 3 लेवल्स पढ़े, 6 स्टेजेस पढ़ी, जिसके अंदर जो हमारा बेटा पहले लेवल था उसमें स्टेज 1 कहते हैं बच्चा पनिशमेंट और ऑबिडियंस के लिए काम करता है। दूसरे लेवल के अंदर बेटा आई विल यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर, यानी कि लेना देना करता है, यानी कि तुम्हारा फायदा भी मेरा फायदा भी। थर्ड स्टेज के अंदर क्या करता है, वो एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहता है सबके साथ, वो अपनी रेपुटेशन के लिए काम करता है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। स्टेज 4 के अंदर बेटा वो सोशल ऑर्डर बनाना चाहता है, लॉज एंड रूल्स उसके लिए सब कुछ है। स्टेज 5 के अंदर वो क्या करता है, इंडिविजुअल राइट्स के लिए वो लड़ता है। सोशल, उसका कहना ये है अगर इंडिविजुअल राइट्स का कहीं पे भी उल्लंघन हो रहा है तो वहां पे लॉस को हम चेंज कर सकते हैं। और स्टेज 6 के अंदर वो कहता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो मैं उस पूरे लॉ को चैलेंज करने के लिए रेडी हूँ, मैं उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए जो बेटा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं वही सब कुछ होते हैं, उसी के ऊपर उसके मोरल गाइडलाइंस सेट होते हैं। ठीक है, अब बेटा कुछ हमारे इसके अंदर क्रिटिक्स भी रहे हैं। क्रिटिक्स ये रहे हैं कि ये जो बेटा थ्योरी बनाई गई थी वो जेंडर बायस थी, यानी कि जो सैंपल था बेटा वो सारा का सारा मैन का था, यानी कि मैन से इसमें क्या क्या गया था, मैन से ही क्वेश्चनिंग की गई थी, उन्हीं के जो मोरल्स थे उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बेटा ये थ्योरी बनाई गई थी, वुमेन्स को इग्नोर कर दिया गया था।
कल्चरल बायस थी बेटा, वेस्टर्न कल्चर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। सभी कल्चर के अंदर ऐसा हो जरूरी नहीं है, बहुत सारे कल्चर के अंदर बेटा लोग बाग जो होते हैं पूरी कम्युनिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं इंडिविजुअल राइट्स से ज्यादा। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर होता है वहां पे बेटा इंडिविजुअल राइट्स पे, जस्टिस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है बेटा लैक ऑफ एम्पेरिकल सपोर्ट फॉर हायरार्किकल स्टेजेस। इन्होंने कहा है कि जो हायरार्किकल स्टेजेस इन्होंने दी हैं उसके जो एम्पेरिकल सपोर्ट करे उनके पास कुछ था नहीं। कहने का मतलब ये है कि क्या होता है बेटा, एक इंडिविजुअल किसी स्टेज में किसी तरीके से अपना डिसीजन लेता है, किसी तरीके से किसी डिसीजन। ऐसा नहीं है कि वो अगर स्टेज 5 पे है तो वो सब जगह स्टेज 5 के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेगा। ठीक है। इन्होंने बेटा जस्टिस के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया था, एम्पैथी, कंपैशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओवरलुक किया था। और सबसे बड़ी बात थी बेटा, इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसे रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो मेन चीज क्या थी बेटा, जेंडर बायस थी, कल्चरल बायस थी। इसके लिए दो पॉइंट बहुत जरूरी थे। ठीक है। चलिए अब बेटा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Meena helps her classmate with the homework because she wants them to like her and praise her. देखिए अब क्या कर रही है मीना, क्या करती है अपनी क्लासमेट को होमवर्क में हेल्प कर रही है क्योंकि वो क्या चाहती है, प्रेज हर, लाइक हर। अब आप यहाँ पे क्या है, वो रेपुटेशन बिल्ड करना चाहती है। वो क्या चाहती है कि लोग वह मुझे प्रेज करें, वो एक अच्छी बच्ची, गुड गर्ल बनना चाहती है। तो कौन से बेटा स्टेज पे है वो, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन पे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। जो बेटा कॉलबर्ग की थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, एक चाइल्ड का मानना है दैट रूल्स शुड बी ओबेड सिंपली टू अवॉइड पनिशमेंट। अब बेटा यहाँ पे क्यों रूल्स वो फॉलो कर रहा है, पनिशमेंट से बचने के लिए। और बेटा पनिशमेंट से बचने के लिए वो कौन से स्टेज में करता है, स्टेज 1, लेवल 1। ठीक है। तो वो कौन सा लेवल है बेटा, स्टेज 1 लेवल 1, प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है। Next है बेटा, Kohlberg theory of moral development has been criticized for being culturally biased, predominantly focusing on male samples। ये भी हमने बात करी, assertion का है कि जो कॉलबर्ग की थ्योरी थी बेटा मोरल डेवलपमेंट की, उसे क्रिटिसाइज किया गया है कि वो कल्चरल बायस थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था बेटा, और मेल सैंपल्स पे उन्होंने ध्यान दिया था। रीजन है क्योंकि जो मोरल रीजनिंग होती है बेटा अक्रॉस कल्चर में, जेंडर्स में बेटा वो अलग अलग हो सकती है और यूनिवर्सली वो अप्लाई नहीं करती। तो बेटा दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और रीजनिंग भी सही है। नेक्स्ट है तो थर्ड स्टेज जो थी बेटा हमारी, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी एज प्रिस्क्राइब बाय लॉरेंस कॉलबर्ग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बिलीव दैट, कहते हैं जो थर्ड स्टेज थी यानी कि गुड बॉय गुड गर्ल वाली जो स्टेज थी बेटा कन्वेंशनल मोरालिटी की, वो क्या कहती है, वो ये कहती है बेटा कि being a good person means having approval of others and maintaining social relationship। वो बेटा किस लिए काम कर रहे हैं, ताकि हम दूसरों के साथ एक अच्छा सोशल रिलेशनशिप बना सके। ठीक है। पनिशमेंट वाली तो बेटा स्टेज 1 थी। लॉज एंड रूल्स वाली कौन सी थी बेटा, हम स्टेज 4 की बात करते हैं, स्टेज 4। ठीक है। मोरल डिसीजन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल स्टेज 6। और ये बेटा स्टेज 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैन्सी हैज अ गुड इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। नैन्सी के पास क्या है, गुड इंफॉर्मेशन है सोसाइटी के रूल्स के बारे में, बट स्टिल शी इज रिजिड इन हर परसेप्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। लेकिन वो अभी भी जो अपना रिजिड है अपनी प्रॉब्लम को लेकर, वो रिजिड है अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। शी इज बिलोंगिंग टू विच स्टेज ऑफ कॉलबर्ग मोरल डेवलपमेंट। बेटा कॉलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की वो कौन सी स्टेज पर है, तो बेटा वो कौन सी स्टेज पर है, देखिए उसको रूल्स पता है सोसाइटी के, अब उसकी प्रॉब्लम्स भी है लेकिन वो रूल से अबाइड है, वो रूल से बंधी हुई है। तो बेटा वो आपकी कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आपकी आती है। ठीक है। So beta, this is the last question of this theory. In Kohlberg moral development theory, stage 3 at level 2। अब याद देखा, देखिए बेटा लेवल 2 पे स्टेज 3 क्या थी, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन
कन्वेंशनल मोरालिटी इज रेफर टू, बेटा कौन सी आती है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। सो गाइस इसी तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको इस थ्योरी से। जब हम बेटा पूरा क्वेश्चन पेपर करेंगे तब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो दिस इज ऑल गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।